दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंपॉर्टेंट नोट्स को। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे नोट्स को डिटेल्स में समझेंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, सारे कंसेप्ट्स को समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करिए ताकि जब आप उसको पढ़ेंगे, उससे रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से सारे कंसेप्ट्स को याद भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है फ्रेडरिक सोरियोज विजन ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 पेंटिंग बनाई। ठीक है, 1848 में 4 पेंटिंग बनाई, जिसका पहला पेंटिंग आपके चैप्टर नंबर 1 के जो सबसे ऊपर में जो ड्राइंग दिख रहा है वही उनका पेंटिंग है। ठीक है, उस पेंटिंग में उन्होंने क्या बताई और क्या खास बातें हैं उसके बारे में अभी आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको बता दें, जो फ्रेडरिक सोरियो है उनका एक ड्रीम है, वो एक सोचते हैं कि जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की तरह दिखे। यानी कि उनका सपना है कि वर्ल्ड सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक तरह बन जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया जहाँ पर लोग अपना शासक यानी लोग अपने राजा को खुद से चुनेंगे, और दूसरा सोशल रिपब्लिक यानी लोगों के हित के लिए वो सरकार बने। उस तरह का कुछ उनका वर्ल्ड का सपना है। ठीक है, अब आते हैं उनकी पेंटिंग की तरफ। तो उनका जो पहला पेंटिंग है उसके बारे में आपको डिटेल्स में समझना है। पहले पेंटिंग में उन्होंने बताया कि यूरोप, अमेरिका, उस तरह के बड़े बड़े कंट्रीज़ और भी जो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज़ एक एक करके ग्रुप में खड़े हैं, वे कहीं जा रहे हैं और उनके हाथों में एक फ्लैग है। ठीक है, वे जा रहे हैं, रास्ते में उनको एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखता है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से जब भी वे गुजरते हैं तो वे अपने सिर को झुकाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह का कुछ उनका पेंटिंग है। ठीक है, उन्होंने अपनी पेंटिंग में बताया कि सबसे पहला जो कंट्री है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड और लास्ट में रशिया है। मतलब एक एक करके लोग उस जो उनके सपना है, उनके सपने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जो उनका सपना है कि जो लिबर्टी रहे और उनका डेमोक्रेटिक कंट्री बने, उसकी तरफ सारे देश एक एक करके बढ़ रहे हैं। उनका वह इस तरह का पेंटिंग दिखाते हैं। ठीक है, उस पेंटिंग में उन्होंने बताया कि जो लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनकी पहचान कैसे हो रही है। उनकी पहचान उनके फ्लैग से हो रही है और उनके कपड़ों से हो रही है। तो जो भी ग्रुप्स, जो भी कंट्रीज़ हैं, उनकी पहचान के लिए उन्होंने बताया कि फ्लैग और जो नेशनल कॉस्ट्यूम है, उनका जो कपड़ा है, उससे आप उस कंट्री को पहचान सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का उनका पेंटिंग था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में और इसको पहला क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कहा गया। यानी नेशनलिज्म को अगर ब्रॉड लेवल पे देखते हैं सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जिससे कलेक्टिव आइडेंटिटी को बढ़ावा दे सके। ठीक है, कौन कौन से वे स्टेप्स थे उसको आपको डिटेल में एकदम याद रखना है। सबसे पहला स्टेप्स लिया गया था आइडियाज़ ऑफ ला पार्टी एंड ले सिटिजन। इसका मतलब क्या होता है? ला पार्टी का मतलब फादरलैंड और ले सिटिजन का मतलब होता है वहाँ के रहने वाले जनता, वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स के बारे में। तो एक कुछ आइडिया वहाँ पे डेवलप किए थे। दूसरा काम किए, नया फ्रेंच फ्लैग बनाए जिससे वहाँ के लोगों को अंदर से नेशनलिज्म की भावना आए। तीसरा काम किए, स्टेट जनरल को इलेक्ट किए और उनको नाम रखे नेशनल असेंबली की तरह। ठीक है, नया हाइम्स क्रिएट हुआ, ओथ टेकन हुआ, यानी नए नए पोएम्स, नए नए सॉन्ग्स के जरिए वो एक दूसरे को एकजुट करने में कोशिश में लग गए। और क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना। एक ऐसा सिस्टम बना जो कि पूरा सेंट्रल लेवल पे हो और सभी जगह को गवर्न कर सके। ठीक है, फिर हुआ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ को एबॉलिश कर दिया गया। जो अंदर के कस्टम ड्यूटीज़ है, जो टैक्सेज है, उसको कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और जो ड्यूज़ पहले से जो कुछ बाकी पैसे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स बनाया गया और मेज़र्स, जो भी आपके वेट्स है यानी कि जो किलो का मात्रा है, जो आपके लीटर का है, उसको यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया ताकि सारे जगह पे एक ही जैसा काम कर सके। फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया पूरा कंट्री के लिए। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स था जिससे कि कलेक्टिव आइडेंटिटी को दिखाया जा सके फ्रेंच में। ठीक है, अब आपको पढ़ना नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक राजा था जिसने राज किया था कब? फ्रांस में राज किया था 1799 से लेकर के 1815 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट पावर यानी कि पूरा तरह से उन्होंने पावर कब गेन किया था?
तो उन्होंने सबसे पूरा तरह से पावर गेन किया था 1799 में। इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड। इसका नाम है सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड भी इसको कहा जाता है। उसमें कोड में क्या क्या चीज़ें थी उसको याद कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ थी इक्वालिटी बिफोर द लॉ वेयर एस्टैब्लिश्ड। दूसरा, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, सभी को प्रॉपर्टी का राइट रख दिए, यानी कि सभी को प्रॉपर्टी रहना जरूरी है, कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है। तीसरा था सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है यानी कि जो राज कर रहे हैं उसको सिंपल कर दिए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो सके और वे अपने कंट्री से लगाव कर सके। ठीक है। एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, उस सिस्टम को ख़त्म किया गया। उसके बाद फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेल्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, यानी कि सबसे पहले तो उनको दास प्रथा से, यानी कि दासी टाइप से बना देते थे, पैसा नहीं देते थे और बस काम करवाते थे, उससे हटाया गया उन पीजेंट्स को। और जो पहले के ड्यूज़ है उसको ख़त्म कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, यानी जो समाज में जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको भी रिमूव कर दिया गया। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया। जो नेपोलियनिक कोड हुआ उसमें ये बातों को रखा गया था। ठीक है। एक एक करके पॉइंट वाइज लिखिएगा तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेपोलियन क्या किया था, पॉलिटिकल फ्रीडम को हटा दिया था और इंक्रीज कर दिया था टैक्स को। सेंसरशिप लगा दिया था कि कौन सा काम कब होगा, कौन सा पेपर में छपेगा या फिर जो न्यूज़ वायरल होगा वो सब कुछ उनके कंट्रोल में आ गया था। ठीक है। अब आते हैं, उन्होंने क्या किया कि सभी कोई को फोर्स किए कि आपको फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करना ही करना है। तो फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करने के लिए भी सभी कोई को फोर्स किए। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म किस तरह से हुआ उसके बारे में पढ़ना है। तो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, इसको अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड था और वहाँ पर अलग अलग जो राजा थे वे राज करते थे और ऑटोनोमस टेरिटरीज़ की तरह, यानी कि जैसे अभी इंडिया क्या है, ऑटोनोमस है, इंडिया अपना राज अपना करता है, बाकी देशों से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उस तरह से ऑटोनोमस तरीके से सभी देश जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड, सब अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे और वे अपना अपना राज करते थे। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या हो गया, यानी जो समाज के बड़े बड़े लोग हैं, जो अच्छे संप्रभुता यानी जो पैसे वाले जो लोग हैं वे लोग, और मिडिल क्लास दोनों में क्या क्या संबंध था। तो एरिस्टोक्रेसी जो था वो डोमिनेंट क्लास था उस समय, यानी कि जो बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वे लोग डोमिनेंट थे, उनका राज चलता था। और जो नीचे के तबके के लोग थे, मिडिल क्लास थे, उन लोगों को उतना वैल्यू नहीं मिलता था। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। मैक्सिमम वहाँ के पॉपुलेशन क्या थे, पीजेंट्री थे, खेती वेती में ध्यान देते थे। और उसके बाद वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिगैन होता है इंग्लैंड में, और धीरे धीरे 18th सेंचुरी का जो हाफ में पहुँचते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सोशल ग्रुप्स बनता है, अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लास बनता है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स का होता है। मतलब अलग अलग ग्रुप्स बनता है जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, बिजनेसमैन का अलग ग्रुप्स और प्रोफेशनल्स का अलग ग्रुप्स बनता है। तो ये उस समय के बारे में बता रहे कि अरिस्टोक्रेसी कैसा था और मिडिल क्लास कैसा था। ठीक है। अब आते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल को इक्वल क्वालिटी मिले, इक्वालिटी मिले, यानी कि जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं उन लोगों को इक्वल राइट्स मिले, उसी को हम क्या बोलेंगे, लिबरलिज्म बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, ऑटोक्रेसी को ख़त्म कर देना, यानी कि जो बड़े लोगों को ज़्यादा पावर मिलता था उसको ख़त्म करना, और दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और रिप्रेजेंटेटिव जो है गवर्नमेंट का वो पार्लियामेंट के थ्रू बनना, यानी कि लोग वहाँ पे वोट देंगे, वोट देने के बाद जो जीतेगा वही उसको बनेगा जो नया शासक। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लिबरलिज्म। इकोनॉमिक स्फीयर में अगर लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो टैक्सेज है, जो रेस्ट्रिक्शंस है, उसको ख़त्म करना, उसी को लिबरलिज्म बोलते हैं, यानी पूरी तरह से आपको छूट दे देना। ठीक है। लिबरलिज्म का एकदम अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो वो आपका होता है छूट देना। तो छूट देना का मतलब क्या हुआ, जब बड़ा जो पावर है, जो बड़े लोग हैं उनको पावर भी इक्वल मिले, हमको भी इक्वल पावर मिले, हम जिसको वोट करेंगे वो गवर्नमेंट बनाए, हमारी जो अंदर की जो मार्केटिंग चल रही है वहाँ पे टैक्सेस कम हो, तो ये सभी तो एक तरह का छूट ही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815।
बात 1815 की है। उस समय यूरोपियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि जो मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी के जो सिस्टम है जिसमें बड़े लोगों को ज़्यादा पावर मिलता था, छोटे लोगों को कम पावर मिलता था, इस सिस्टम को आगे भी मेंटेन रखा जाए और इसको ख़त्म नहीं किया जाए। क्योंकि वे खुद गवर्नमेंट में थे, वे नहीं चाहते थे कि इस सिस्टम को ख़त्म करके वे अपनी पावर को खुद लॉस कर दें। ठीक है। उसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में हुआ था। इस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें हुई थी उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले चीज़ हुई थी बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। दूसरा चीज़, अलग अलग स्टेट का निर्माण हुआ फ्रांस के बाउंड्रीज़ पे, ताकि वे और भी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सके। ठीक है। उसको रोकने के लिए अलग अलग जो स्टेट्स है उसको वहाँ पर बनाया गया उनकी बाउंड्रीज़ पर। जर्मन कन्फेडरेशन को लेफ्ट अनटच्ड रखा गया, यानी जर्मन कन्फेडरेशन को कोई भी उसमें हाथ नहीं लगाया गया, सिर्फ यहाँ पे फ्रांस के बारे में बातें हुई थी। उनका मेन इंटेंशन था कि मोनार्की को वापस इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि नेपोलियन ने हटा दिया था। नेपोलियन ने जो मोनार्की सिस्टम को हटाया था उसको वापस से इस रिस्टोर किया जाए, यही उनका मेन इंटेंशन था ट्रीटी ऑफ वियना में। ठीक है। अब आते हैं द रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में। जो 1815 के रिवॉल्यूशनरीज़ थे, जो वहाँ के रिवॉल्यूशन करते थे, वहाँ के जो लोग थे, उनका मेन जो फाइट था, जो मेन लड़ाई था, वो किसके अगेंस्ट था? मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट। वे चाहते थे मोनार्कियल सिस्टम को हटा दिया जाए और लिबर्टी और फ्रीडम को वहाँ पर ला दिया जाए, यानी कि वहाँ पर इक्वल राइट्स मिल जाए और वे खुद सरकार खुद से चुनेंगे और मोनार्की सिस्टम को हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है। वे उनका मेन कंसेप्ट था। यहाँ पर गुज़ेपी मेज़िनी के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। तो गुज़ेपी मेज़िनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था जेनोवा में, और वे मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी के थे। ठीक है। ये आपको याद रखना था। वे फाउंड किए थे इटली इन, मतलब यंग इटली को फाउंड किए थे मार्जेलीज में, और यंग यूरोप इन बेर्ने। इसको आपको याद रखना था, फाउंडर ऑफ यंग यूरोप। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद उनका जो मेन मानना था, जो उनका जो मेन बिलीफ था, वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू रिपब्लिक। वे चाहते थे इटली को वापस से यूनिफाई करके और रिपब्लिक स्टेट की तरह उसके बना दिया जाए। ठीक है। अब आते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। 1830 से 1848 के बीच में बहुत सारा चेंजेस हुआ, बहुत सारा क्रांतियाँ हुई, बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला तो 1830 में हुआ कि बर्बन किंग को हटा दिया गया, जो कि हटाने के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। फ्रांस में बर्बन किंग को हटा करके वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह राज किया जाएगा, उसको लगा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? बेल्जियम को उसी समय अलग कर दिया गया था यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड से। एक और चीज़ हुआ था, ग्रीस जो है वे पहले पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का, और उसको वे चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी ग्रीस इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने लगा 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर से अलग होने के लिए। वो भी उसी समय होने लगा। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये हुआ था 1832 में, जो कि ग्रीस को नया इंडिपेंडेंट स्टेट मिला। ग्रीस को नया इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा भी मिल गया 1832 में। ठीक है। तो ये सारा जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो आपका 1830 से लेकर के 1848 के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पार्ट 1 वीडियो का कंप्लीट होता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके हमें बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।